खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में बीजेपी मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल का कांग्रेस पर निशाना। पूर्ववर्ती सरकार की योजना पर उठाए सवाल, बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अंबिकापुर कलेक्टर विलास भोसकर पहुंचे सुदूर ग्राम मंतरिंगा। ग्रामीणों से कलेक्टर ने किया सीधा संवाद, पेयजल समेत कई विषयों को ली जानकारी। अंबिकापुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, संभागायुक्त डीआर चुरेंद्र ने की अध्यक्षता। स्मार्ट वर्किंग की व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य। रायपुर पुलिस ने किया सेमिनार का आयोजन, हस्ती विवेकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। अपराधी जेल जाने के अलावा करेंगे सामुदायिक सेवा का भी कार्य। कोरबा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, माल खपाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 1 करोड़ 80 लाख की एल्यूमिनियम शील पर्चियां की बरामद। इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। ओडिशा में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें प्रदेशवासियों के हित के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी सरकार बनने पर यहां किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारी माताओं को 50,000 रुपये का वाउचर भी मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बुनकरों को 3,000 रुपया भत्ता देने का भी ऐलान किया है। साथ ही ओडिशा की 25 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का दावा किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज लगातार दूसरे दिन ओडिशा में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा के बीरमित्रपुर, राजगंगापुर और सुंदरगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो ओडिशा का तेजी से विकास होगा। साथ ही लोगों के लिए बीजेपी तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाएंगी। – 2014 में बीजेपी के सबका साथ सबका विकास और 2023 में मोदी की गारंटी स्लोगन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। इसे राष्ट्रीय बीजेपी का स्लोगन बनने पर सीएम साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जो कैंपेन यहां से शुरू होते हैं उसे देश की जनता तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात पर सीएम साय ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े वादे करके छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 5 साल पूरा शासन चलाने के बावजूद भी इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता से विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। 1 लाख की बात करें या 5 लाख की, अब यहां की जनता उनके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधी नजर आ रही है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की तो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी मितान योजना के साथ कई योजनाओं को बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। भूपेश बघेल की सरकार पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाती नजर आ रही थी। वहीं अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमला बोलते हुए नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचारी योजनाएं बीजेपी की ओर से बताया गया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस योजनाएं ही ऐसी बनाती है जिसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण पर इनका सारा ध्यान था ताकि भ्रष्टाचार कर सके। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है तो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने अपनी डूबती साख को बचाने के लिए अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को मैदान पर उतारा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी और देवेंद्र यादव। लेकिन जिस प्रकार से हस्र दिख रहा है कि भूपेश बघेल जी ने टिकट मिलने के बाद कहा था कि मैं चुनाव लड़वाना चाहता हूं। कवासी लखमा ने तो सरेआम स्वीकार किया था कि मैं अपनी बेटे के लिए बहू लेने गया था, मुझे पत्नी पकड़ा दी गई। और देवेंद्र यादव का क्या हस्र है दुनिया जानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को चुनाव पर उतारा, जो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। और इस एक उपचुनाव में कांग्रेस का पुनः वही हाल होगा जो विधानसभा चुनाव में हुआ है। आखिर अपनी साख खो चुके विधानसभा हारे दीपक बैस जी किस मुंह से कांग्रेस की विजय की बात कर रहे हैं। अंबिकापुर कलेक्टर विलास भोसकर जिले के सुदूर ग्राम मंतरिंगा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर सीधा संवाद किया।
उदयपुर विकासखंड के ग्राम मथरिंगा में चौपाल आयोजित कर कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ बैठकर स्वास्थ्य, पेंशन, पेयजल, राजस्व प्रकरणों के निराकरण सहित कई विषयों पर चर्चा की। वहीं कलेक्टर ने चौपाल में ग्रामीणों से संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बीएमओ को ग्रामीणों के हेल्थ चेकअप के लिए शिविर कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने टीबी संक्रमित मरीजों को आवश्यक दवा शीघ्र प्रदान कराने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं आगामी बारिश के मौसम के मद्देनजर सांप काटने से बचाव और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र केदमा में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिससे कि ग्रामीणों को उदयपुर न जाना पड़े। रायपुर के संध्या मोतीबाग परिसर स्थित तक्षशिला पुस्तकालय का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं की क्लास ली, जिसमें उन्होंने यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को अनेक विषयों पर टू द पॉइंट कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बताया। खासकर भारतीय संविधान को व्यवहारिक तरीके से कैसे समझें और मस्तिष्क पटल पर लंबे अंतराल के लिए कैसे रखें, इस पर विशेष व्यायाम दिया। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही आधुनिक इतिहास के बिंदुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विषयों को रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाई करें। युवाओं ने चर्चा परिचर्चा के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह से सवाल भी किए, जिसका उन्होंने जवाब दिया। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर विलास बोसकर, उपायुक्त आरके खूंटे, पेंशन कोष और लेखाधिकारी लाजरूस मिंज, संभाग के सभी जिलों के सीईओ, जिला पंचायत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग और सीईओ जनपद पंचायत उपस्थित रहे। कार्यशाला में जनपद पंचायतों का उन्मुखीकरण और पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न वित्तीय नियमों, लेखा परीक्षण, कार्यालय प्रबंधन और रोस्टर निरीक्षण के बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर संभागायुक्त ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट परिसर, स्मार्ट वर्किंग की व्यवस्था स्थापित करना है। रायपुर यातायात मुख्यालय के सभागार में भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साध्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला पुलिस बल के 80 विवेचकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सेमिनार में रायपुर रेंज से पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक और विधि विशेषज्ञ प्रिया राव उपस्थित रही। सेमिनार में जिले के विवेचकों को पुलिस महानिरीक्षक ने अपने उद्बोधन से बताया कि ये तीनों नवीन कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को एक मजबूत, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करेंगे। इनसे विवेचना में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और तकनीकी और फोरेंसिक उपकरणों की मदद से जांच की गुणवत्ता अधिक होगी और समय सीमा में ट्रायल की प्रक्रिया भी पूरी होगी। राजधानी रायपुर में लगातार सूखे नशे के साथ साथ 400 बीसी और ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में खास चर्चा के दौर में हमारे साथ रायपुर सिटी कोतवाली सीएसपी योगेश साहू जुड़े, जिन्होंने अपने पुलिस अफसर बनने के सफर को हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी के साथ साझा किया। योगेश साहू ने सबसे पहले बताया कि उनकी पोस्टिंग कहां पर हुई और जनता सेवा को लेकर उनके मन में क्या कुछ है, उन्होंने विस्तार से बताया। जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस की नौकरी करना काफी ज्यादा संघर्ष भरा होता है। ऐसे में आज हम एक खास शख्सियत के पास पहुंचे हैं, जिनसे जानेंगे कि उनके जीवन में क्या कुछ परेशानियों का सामना उन्होंने किया और क्या कुछ जो है संघर्ष पूर्व उनकी जो है ये यात्रा यहाँ तक पहुंचने की रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर राजधानी से सिटी कोतवाली सीएसपी योगेश साहू जी से। सीधा उनसे संवाद करेंगे। सर, देखा जाता है कि सबसे पहले जब ट्रेनिंग होती है एक पुलिस अफसर की, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर जो है उसे पद मिलता है। आपकी पहली पोस्टिंग कहां पर हुई थी और किस पद पर हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग राजनांदगांव जिले में एसडीओपी अंबागढ़ चौकी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी।
देखा जाता है कि जब पुलिस अफसरों की बात करते हैं तो लगातार चुनाव के बाद जब नई सरकार आती है तो तबादलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कहा जाता है दर्जनों जो है पुलिस अफसरों के तबादले होते हैं और ऐसे में विभिन्न जगह पोस्टिंग्स होती है। तो आपकी कहाँ पर पोस्टिंग्स हुई और सबसे ज्यादा रोमांचक कहाँ पर लगा आपको कि वहां पर पोस्टिंग हुई तो दिल खुश हो गया वहां काम करके? मेरी काफी जगह पोस्टिंग रही है। सबसे पहले मैं दुर्ग जिले में प्रोविजनर रहा, उसके बाद राजनांदगांव में एसडीओपी अंबागढ़ चौकी के पद पर रहा, उसके बाद एंटी करप्शन में पोस्टिंग रही मेरी, उसके बाद सीएसपी कोरबा के पद पर रहा और अभी वर्तमान में मैं सीएसपी कोतवाली रायपुर के पद पर पदस्थ हूँ। पुलिस विभाग में लगातार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहती है और विभिन्न हर जिलों में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं और हर जिलों में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। हर जिले के अपराध अलग हैं, वहाँ का एक वातावरण अलग रहता है, राजनीतिक परिवेश अलग रहता है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज अलग रहते हैं। तो सभी जगह लगभग काम करने में अच्छा लगा। खासकर कोरबा में इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ कुछ अलग टाइप के क्राइम थे और उसमें कोरबा सीएसपी के अंडर में कुछ ग्रामीण बेल्ट भी आता है, तो वहाँ की भी बहुत सारी पुलिसिंग अच्छी लगी करने में, वहाँ अच्छा लगा। दोनों मिक्स जैसे वहाँ पे काम करने का मौका मिला और रायपुर में भी काफी चैलेंजेस थे, यहाँ भी काम करके काफी अच्छा लग रहे हैं। करियर ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि लोग पहले सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, फिर थोड़े समय बाद बदल जाता है इंजीनियरिंग करेंगे, फिर बाद में पता चलता है कि वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो आपके मन में क्या शुरू से पुलिस अफसर बनना ही था या फिर कुछ और भी मन में कोई इच्छा हो अभी भी? नहीं, शुरू से ही क्या है, वर्दी को लेके हर किसी के मन में एक आकर्षण रहता है और मेरे मन में भी था। मैं शुरू से शुरुआत में मैं स्कूलिंग में भी मैं जूनियर डिवीजन एनसीसी में था, उसके बाद कॉलेज में भी मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट रहा मेरा और उसके बाद मैं लगातार जो है फोर्स में ही आने की मेरी शुरू से इच्छा थी और पीएससी में चयन होने के बाद डीएसपी पद पर मेरा चयन हुआ और आज इस पद पर मैं पदस्थ हूँ। कोई कहानी आप बताना चाहेंगे जो कोई ऐसा केस हो जो आपने सॉल्व किया हो और काफी ज्यादा खुशी हुई हो आपको? क्योंकि देखा जाता है कि लाइफ टाइम में कई ऐसे केसेस आते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं, सॉल्व करना गंभीर होता है, कई सारे उसमें लिंक्स होते हैं। कोई ऐसा केस जो आपने पूरा किया हो और आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ के एक ऐसे केस हैं जो लाइफ टाइम याद रहता है। जैसे कोरबा में 2 ट्रिपल मर्डर हुआ था, एक उर्गा थाना क्षेत्रांतर्गत हुआ था और एक लेमरू में हुआ था। दोनों ट्रिपल मर्डर काफी चैलेंजिंग था। एक ट्रिपल मर्डर में एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता का मर्डर हुआ था। उसमें पुलिस जो है लगातार मेहनत की और बहुत कम समय में उसके सारे आरोपियों को गिरफ्तार की। उसी प्रकार एक ट्रिपल मर्डर और हुआ था लेमरू में, उसमें एक पिता और उनके साथ 2 नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दी गई थी रेप के बाद। तो उस पे भी पुलिस द्वारा काफी मेहनत किया गया और सभी को तत्काल जो है पकड़ा गया। अभी वो अंडर ट्रायल है मामला जो है। तो वो उसके बाद लगा कि उस केस को सॉल्व करने पे काफी राहत महसूस की है और अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब हमें अच्छा लगता है, खासकर मिसिंग पर्सन जो होते हैं या 420 के प्रकरण में जब किसी के पैसा अपन होल्ड कराते हैं तो एक जो सामने वाले के कुछ चेहरे में जो खुशी रहती है, जो सेटिस्फेक्शन रहता है, वो काफी सुकून देता है। बात करें चैलेंजेस की तो देखा जा रहा है कि कई जगह जो है आपकी पोस्टिंग हुई, अब राजधानी रायपुर की कमान आपके हाथों में है, तो यहाँ पर क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं? क्योंकि 420 ठगी के मामले और सूखा नशा जो है कहा जा सकता है रायपुर राजधानी में काफी ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो उसे रोकथाम के लिए क्या कुछ जो है कदम उठा रही है? रायपुर में पोस्टिंग शुरू से चैलेंज भरा रहा क्योंकि राजधानी है रायपुर और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं और पिछला जो वर्ष है वो विधानसभा चुनाव हुआ, अभी वर्तमान में लोकसभा भी चुनाव रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से काफी चैलेंज रहा पूरा वर्ष जो है। और दूसरी बात, यहाँ नशा है और कुछ जो अपराध हैं उस पे जो है रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी एसएसपी सर के निर्देश पे पूरे जिले में निजात कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पे हर तरह से नशे पे रोक लगाने पे कार्रवाई कर रहे हैं। शुरुआत में काफी सारी कार्रवाई हुई है, अंतर्राज्यीय स्तर पे जाके जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है नशे से, अवैध नशे से दूर रहने के लिए, और इसके बाद अभी काउंसलिंग की भी प्रक्रिया चालू की जा रही है। सर, देखा जाता है कि एक मुहावरा है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना दुश्मनी अच्छी होती है, तो देखा जाता है जनता कहीं ना कहीं पुलिस अफसरों से एक दूरी बनाकर चलती है कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, काफी ज्यादा जो है चप्पलें घिस जाएंगी, इस तरीके के जो है मुहावरे निकल कर सामने आते हैं। तो इन दूरी को कैसे कम किया जा सकता है?
ये सही बात है और इसके पीछे एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगा। बचपन से ही जब एक बच्चा रोता है या बदमाशी करता है तो उसको ये बोल के डराया जाता है कि सो जाओ या ऐसा मत करो, पुलिस पकड़ लेगी या पुलिस लेके चले जाएगी। क्यों भाई, पुलिस ऐसा क्यों करेगी? तो ये शुरू से ही एक माहौल तैयार किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो है जरूर एक चीज, एक हद तक है, थोड़ी सी दूरियां हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पुलिस जो है विभिन्न प्रोग्राम चला रही है। वृद्धों के लिए कुछ अलग प्रोग्राम है, बच्चों को अवेयरनेस के लिए, उनको मार्शल आर्ट्स के लिए और उनको आत्म सुरक्षा के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो अपराध से रिलेटेड है, खासकर अभी साइबर जो ठगी बढ़ गया है, उसको लेके भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरियां भी घटती है, साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं। चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो पिछला जो साल था, देखा गया कि चुनावी साल था और विधानसभा के भी चुनाव हुए, अब लोकसभा के भी यहाँ पर जो है मतदान संपन्न हो गए। कितना कुछ जो है संघर्ष रायपुर राजधानी में करना पड़ा इस दौरान? काफी चैलेंज भरा रहा पिछला जो वर्ष था, चूंकि विधानसभा था और चुनावी वर्ष में सबको मालूम है, और चूंकि ये राजधानी था तो विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। साथ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा भी संघर्ष किया गया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए। और उसमें भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज रहता था कि बैरिकेड नहीं टूटना चाहिए। एक जो सुकून की आप जो बात करते हैं, काफी संघर्ष के बाद जब पसीने से तरबतर होने के बाद जब पीछे देखते हैं कि हमारा बैरिकेड सुरक्षित है, तो वो एक सुकून की जो आप बात बोले यहाँ पे भी वो लागू होता है। तो काफी चैलेंजेस रहा, हर टाइप के यहाँ धरना प्रदर्शन हुए। जितने शासकीय अर्धशासकीय जो संगठन थे, काफी सारे लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए और काफी अच्छा रहा और काफी चैलेंजिंग रहा। परिवार की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि परिवार का सपोर्ट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी के भी जीवन में। और देखा जाता है कि परिवार के जितने भी परिजन हमारे रहते हैं वो हमारा इंतजार करते हैं कि कब आएंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। तो आप इस तरीके को कैसे मैनेज करते हैं इस सिचुएशन को, और परिवार का कैसे सपोर्ट रहता है? हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी में परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और शुरुआत में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बाद सारा चीज मैनेज हो जाता है। एक समय के बाद परिवार वालों को भी समझ आ जाता है कि परिस्थितियां कैसे हैं, समय कैसे निकालना है। और वो तो जरूर है कि कुछ फंक्शन छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं और फैमिली वालों का सपोर्ट रहता है तो कहीं ना कहीं समय निकल जाता है और कर लेते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी ओर जो है गर्व से देखते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक वर्दी की चाह होती है कि हम ऐसा बनना चाहते हैं अफसर, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यूनिफॉर्म तो हर किसी को आकर्षित करता है और ये सेवाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग अपनी सेवा देते हैं, लेकिन पुलिस एक ऐसी सर्विस है जहां पे आपको आत्मसंतुष्टि के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में तमाम तरह की भर्तियां आती हैं, उस पे आए, उनका स्वागत है और संघर्ष करें और सेलेक्ट हों और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। ये थे हमारे साथ सीएसपी योगेश साहू जी, जिन्होंने बताया कि उनकी जर्नी किस तरीके से संघर्षपूर्ण रही और पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पर पोस्टिंग होने के बावजूद देखा गया कि जब राजधानी रायपुर में वो पहुंचे तो इतने वीआईपी मोमेंट्स, और जब चुनावी वर्ष था पिछला वर्ष तो उसमें किस तरीके से उन्होंने काम किया और राजधानी रायपुर की कमान को काफी टाइटली जो है वो संभाले हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी सूखे नशे को लेकर के देखा जा सकता है कि जागरूकता भी फैलाई जा रही है प्रशासन द्वारा। कैमरामैन नरेश के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। चलिए तो आगे बढ़ेंगे खबरों में। खरगोन में बच्चों की स्कूल की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 मई को समर कैंप का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीना मौजूद रहे। साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने एसपी धर्मराज मीना से खास बातचीत की है। इस दौरान एसपी धर्मराज मीना ने पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेल का क्या महत्व है, इस पर चर्चा की। उन्होंने खेल को लेकर क्या कुछ और बताया, आपको सुनाते हैं। आज खेल विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीना जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार का शिविर का आज आयोजन हुआ है और क्या कुछ जानकारी है सर? पूरे मध्य प्रदेश में श्रीमान डीजीपी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मकाल में पुलिस लाइन और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को प्लान करके और ग्रीष्मकाल में उनको हुनर सिखाया जाना चाहिए।
तो इसी तारतम्य में खरगोन जिले में भी ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें न केवल खेल की गतिविधियां बल्कि अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी हम लोगों ने शामिल किया है, जिसमें डांस, जुम्बा, योगा और सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़, पेंटिंग, स्केचिंग और टेराकोटा या जो मिट्टी से बनाई जाने वाली सामग्री हो गई, साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो वस्तुएं जो बालिकाएं और महिलाएं घरेलू रूप से बना सकती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी गतिविधियां हम लोगों ने प्लान की है, जिससे कि गर्मियों के समय बच्चों का समय केवल टीवी और मोबाइल से हटाकर हम कुछ सकारात्मक कार्यों में भी लगाएं, जो कि उनके जीवन में आने वाले समय में काम आएंगी। सर, ये शिविर कब से कब तक रहेगा? ये पूरा शिविर हमने 1.5 महीने का प्लान किया है। इसमें आज पहला दिन था। आज इसका इनॉग्रेशन श्रीमान डीआईजी खरगोन रेंज श्री अतुल सिंह सर ने और कलेक्टर साहब श्री कर्मवीर शर्मा सर ने इसका इनॉग्रेशन किया है और 16 मई से लेकर 30 जून तक ये शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो सभी उम्र के जो छोटे बच्चे हैं उनको न केवल खेलकूद गतिविधियाँ बल्कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जिसमें कि मेहंदी की चीज़ें या ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया या कंप्यूटर या इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसी अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से 1.5 महीने में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और माँ बाप को भी प्रसन्नता होगी कि ऐसे माता पिता जो गर्मियों में बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं या घर में रहकर बच्चे बोर होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई के अलावा इन गुणों का विकास होगा तो उनके सर्वांगीण विकास में भी ये बहुत ही योगदान करेगा। इसमें पुलिस विभाग के बच्चे रहेंगे या अन्य भी चलेंगे? इसमें पुलिस लाइन के साथ साथ आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। चूँकि पुलिस विभाग और खेल विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और विभिन्न विधाओं में पारंगत प्रशिक्षकों को भी हमने आमंत्रित किया है और ये सभी पारंगत प्रशिक्षकगण इन बच्चों के हुनर को तराशेंगे और जब हम 30 जून को इसके समापन की ओर होंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में इन सभी कलाओं का विकास हो जाएगा। इसमें कोई भी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जो आसानी से हमारे शिविर तक पहुंच सकते हैं, माता पिता उनको फैसिलिटेट करें और ऐसे बच्चों को ज़रूर शामिल कराएं। सभी बच्चों के लिए हमने गर्मी में पेयजल की व्यवस्था और दूसरे स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था भी की है और पुलिस लाइन के सुरक्षित कैंपस में ये कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। इसको हम खरगोन जिले में कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत ही खुशनुमा खबर है। ये ग्रीष्मकालीन शिविर का जो आयोजन या डीआरपी लाइन परिसर में आज जो शुरुआत हुई है, ये माता पिता के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अपने बच्चों को जो है यहाँ पर इस शिविर के माध्यम से आप और डेवलप कर सकते हैं और अपने जो बच्चों की छुट्टियां लगी है इसका आप लाभ ले सकते हैं। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बड़चौक से सुबह 4 बजे शुरू हुई, जो मुख्य बाजार ओंकारेश्वर मंदिर परिसर झूला पुल होकर ब्रह्मपुरी मार्केट से भक्ति निवास होकर बालवाड़ी पहुंची। वहां पर वार्ड क्रमांक 5 पार्षद छंदईबाई महिला और पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे और उनके सहित शोभा यात्रा का स्वागत भी हुआ और इस दौरान जगह जगह यात्रा का फूलों से स्वागत भी किया गया। सनातन संस्कृति के अवतार हुए 2400, उसमें से हमारे भगवान श्री परशुराम जी का भी अवतारी पुरुष है
और हमारे विप्र ब्राह्मण समाज के आराध्य देव यानी पूजनीय हमारे जितने भी देश में सर्व ब्राह्मण समाज जो भी ब्राह्मण है उनके आदर्शों पे चलने वाले हमारा समाज। जैसे भगवान श्री परशुराम जी का जन्म बैसाख सुदी अक्षय तृतीया को होता है, लेकिन यहाँ इतना क्राउड होने के कारण प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष ये भगवान परशुराम जी का आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा संपूर्ण ओंकारेश्वर नगर में भ्रमण किया जाता है। सर, ये प्रतिवर्षानुसार जो आराध्य देव परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, क्या क्या परंपराएं रही है आज तक? जैसा कि अभी भाई नंबर जी ने बताया कि आद्य गुरु हमारे ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं और भगवान विष्णु के 6वें अवतार भी हैं भगवान परशुराम जी, और आज भी जीवित हैं। जो देवता रूपी होते थे परशुराम भगवान भी आज इस पृथ्वी पर हैं। तो ब्राह्मण समाज उनके आदर्शों पर चलता है और उसी परंपरा को निभाते हुए प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किंतु अपनी अक्षय तृतीया पर यहाँ पर पुष्कर मेला लगा हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े